हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो पिछले वीडियो में हमने राइज ऑफ मराठा डिस्कस कर लिया था। हम अभी एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी पढ़ रहे हैं, तो हमने पिछले वीडियो में राइज ऑफ मराठा डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर डिस्कस करेंगे, जो कि लड़ी गई थी 1772 से लेकर 1782 के बीच में, यानी 1772 टू 1782 तक लड़ी गई थी वॉर। मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में ये वॉर हुई थी। तो हम इन सभी चीजों को कोर्स ऑफ वॉर, बैकग्राउंड क्या था, तो उन सभी चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लगा कैसा। सो स्टार्ट करते हैं। अब पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। तो बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 1761 यानी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें उस टाइम पे मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव। इन्होंने अपने बेटे विश्वास राव, फिर दो भाई सदाशिव राव और कृष्णा राव को भेजा था इस बैटल में लड़ने के लिए। तो इन तीनों की मृत्यु हो जाती है इस बैटल में। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बालाजी बाजीराव जो होते हैं वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इनकी भी सदमे से मौत हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद अब जो लीगल हायर थे, यानी जो लीगल वारिस थे, माधवराव जो इनके सन थे यानी इनका बेटा थे, तो वो पेशवा के तौर पे बैठते हैं। बट इनके भाई जो रघुनाथ राव थे ये चाहते हैं कि इन्हें पेशवा बनाया जाए, लेकिन ये बन नहीं पाते हैं, माधवराव बन जाते हैं। फिर माधवराव को ऐसा पता चलता है तो इन्हें हाउस अरेस्ट भी करा दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि थे तो ये फैमिली मेंबर ही, तो इन्हें बेसिकली अरेस्ट तो किया नहीं जा सकता था, बट शनिवार वाड़े में इनका हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, इन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो माधवराव होते हैं इनकी भी मृत्यु 1772 यानी 1772 में हो जाती है ट्यूबरक्यूलोसिस से। और उस टाइम ट्यूबरक्यूलोसिस जो था उसका कोई इलाज नहीं था, उस टाइम ये लाइलाज बीमारी था। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1772 में। अब इसके बाद जो इनके भाई होते हैं नारायण राव, इनको बिठाया जाता है गद्दी पे। अब नारायण राव बैठते हैं 1772 से 1773 तक, मतलब एक साल के ही रहते हैं। एक साल तक के लिए ही पेशवा के पद पे बैठते हैं। बेसिकली होता क्या है कि रघुनाथ राव एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी नारायण राव की हत्या करवा देते हैं। होता क्या है कि ऐसा मतलब कहते हैं कि इनको कुछ सिपाहियों ने मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि ये सिपाहियों को कुछ वेतन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन हत्या इन्होंने ही करवाया, रघुनाथ राव ने ही करवाया। तो लोगों को तो पता था कि हत्या तो रघुनाथ राव ने ही करवाया है, बट फिर भी अब इनकी हत्या के बाद रघुनाथ राव पेशवा बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनके मृत्यु यानी इनके मौत के कुछ दिनों बाद ही इनकी जो वाइफ होती है, जो वीडो वाइफ होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है सवाई माधवराव। सवाई का मतलब होता है 1.25, यानी माधवराव से भी 1.25 ज्यादा जो माधवराव होंगे उनका नाम रखा गया सवाई माधवराव। तो इस बच्चे का नाम रखा गया सवाई माधवराव। अब रघुनाथ राव पेशवा हैं, यहाँ तक हम समझ लिए, हमने समझ लिया। अब बेसिकली होता क्या है कि जब ये बात तो सबको पता होती है कि रघुनाथ राव ने ही नारायण राव की हत्या करवाई है, तो अब नाना फडणवीस जो कि एक मंत्री होते हैं, वो करते क्या है कि एक काउंसिल बनाते हैं जिसका नाम होता है 12 भाई। तो इसे आप याद रख लेना, 12 भाई एक काउंसिल बनाई जाती है जिसमें 12 मराठा चीफ्स होते हैं, जो मतलब 12 मराठा चीफ्स इसमें शामिल होते हैं, और उनका काउंसिल बनाया जाता है जिसको लीड कर रहे होते हैं, जिनके हेड होते हैं नाना फडणवीस। ये आपको नाना फडणवीस दिख रहे हैं। अब ये करते क्या है कि ये कहते हैं कि अब जो लीगल वारिस होगा वही पेशवा बनेगा। तो लीगल वारिस तो सवाई माधवराव हुए, तो सवाई माधवराव को नए पेशवा बनाने के लिए ये लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और 40 दिनों के अंदर में ही, मतलब बेसिकली जब सवाई माधवराव 40 दिनों के ही होते हैं तभी उनको पेशवा बना भी दिया जाता है। तो रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटा दिया गया और सवाई माधवराव को पेशवा बना दिया गया। बट ये 40 दिन का बच्चा तो क्या ही पेशवा मतलब राज करेगा वो। तो उसके जगह पे ये नाना फडणवीस और ये जो 12 भाई थी, मतलब जो काउंसिल थी, वो यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, राज कर रहे होते हैं। सभी जो भी राज का काम कार्य होता है वो ये देख रहे होते हैं। अब जब रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटा दिया गया तो रघुनाथ राव करते क्या है कि ये भाग के चले जाते हैं बॉम्बे काउंसिल के पास। मतलब जो बॉम्बे काउंसिल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, बॉम्बे काउंसिल जो उसकी थी, उसके पास से चले जाते हैं। बोलते हैं कि मुझे किसी भी हाल में पेशवा बनना है, आप हमारी हेल्प करो। अब इसके पहले 1764 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। अब इस बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, जिसके बाद बंगाल जो था वो इनके हाथ में चला गया था, बंगाल पे इनका कंट्रोल हो गया था।
यहाँ से ये दीवानी राइट्स भी मतलब इनको इनके हाथ में चला गया था। तो बंगाल में बेसिकली ये कंट्रोल कर रहे थे। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आ गया था, तो डुअल गवर्नेंस आ गया था। अब ये जो बॉम्बे काउंसिल वाले लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी किसी तरह यहाँ के जो लोकल डिस्प्यूट हो रहे हैं डायनेस्टी के बीच में, रूलर्स के बीच में जो लोकल डिस्प्यूट हो रहे हैं उसमें हम भी हाथ आजमाएं। हम भी क्यों ना उनमें मतलब इन्वॉल्व होके हम भी कुछ ऐसा ही करें जैसा बंगाल में हुआ, ताकि बंगाल में जो भी ऑफिशियल्स बैठे हुए थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था एज कंपेयर टू ब्रिटिश और मद्रास वाले लोगों से, सॉरी बॉम्बे और मद्रास वाले लोगों से। तो अब यहाँ पे करते क्या है ये कि कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और इसलिए यहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ सूरत साइन किया जाता है 1775 में, जो कि साइन किया जाता है बॉम्बे, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वहां के हेड और रघुनाथ राव के बीच में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रीटी आया, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में, जो कि साइन किया गया रघुनाथ राव और बॉम्बे के ऑफिसियल्स के बीच में। अब इस ट्रीटी में ये बॉम्बे के जो ऑफिसियल्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप हमारे लिए क्या करोगे। तो रघुनाथ राव बोलते हैं कि हम आपको साल सट्टे और बसीन का जो टेरिटरी है वो हम आपको सौंप देंगे, और इसके साथ ही हम आपको सूरत और बरूच में जो भी हम रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसका एक पोर्शन आपको देंगे, मतलब उसको हम शेयर करेंगे आपसे। तो ये बोलते हैं ठीक है हम यही तो चाह रहे हैं, हमें भी किसी तरह मतलब ज्यादा पैसा कमाना है। तो बोलता है ठीक है आप ऐसा करना, हम आपको 2500 सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे और आप जाना उनके पास, जाके लड़ना, वॉर करना, आप उनसे जीत जाओगे। 2500 सोल्जर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था क्या कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो चली गई थी, मतलब उनका हेड था बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी इन दोनों का हेड था। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में वो पहले अप्रूव होना होगा बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो ये लेटर भेज देते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले कि हमने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लिया है रघुनाथ राव से, अब आप इसको केवल परमिशन दे दो। लेकिन होता क्या है कि वॉरेन हास्टिंग होते हैं इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हास्टिंग को पता होता है कि इन अभी मराठा बहुत ज्यादा मतलब ये हैं स्ट्रांग है, तो इनसे लड़ना अभी सही नहीं है। इसीलिए ये करते क्या है, ये ट्रीटी ऑफ सूरत को सीधे सीधे, ट्रीटी ऑफ सूरत जो हुआ था सूरत, उसे सीधे सीधे खारिज कर देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं आपको किसने हक दिया ट्रीटी साइन करने के लिए, आप हमारे पास भेजो, जब हम परमिशन भेजेंगे तभी तो आप करोगे। अब यहाँ पे जब ट्रीटी उन्होंने साइन कर लिया, 2500 सोल्जर्स भेज दिए, तो मराठा और उनके बीच वॉर भी स्टार्ट हो चुकी थी जिसमें मराठा डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन एकदम से ही इन्होंने परमिशन भेजा यहाँ से कि नहीं आप इस वॉर को रोको, जो भी आपके ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको आप वापस लो। तो यहाँ पे वॉर रोक दी जाती है और इनको मतलब डांट लगाया जाता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन ये जो होते हैं उन्हें तो चाहिए तो होता है कि मतलब हमें किसी तरह फायदा हो, तो डांट लगाई जाती है, यहाँ पे ब्रिटिश फोर्स विड्रॉ कर ली जाती है और दोनों के बीच वॉर यहाँ पे रुक जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ट्रीटी और साइन की जाती है। अब ये जो ट्रीटी ट्रीटी था वो था ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 1776 में यानी 1776 में साइन करी गई। तो 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत, 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी गई। अब ये जो ट्रीटी था ये था पेशवा और ब्रिटिश के बीच में, वो तो था रघुनाथ राव और ब्रिटिश काउंसिल के बीच में, बट ये था पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब पेशवा को बोला गया कि आप हमसे वॉर मत लड़ो, ठीक है हम भी आपके साथ मतलब हम दोनों एक फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करते हैं यहाँ पे, एक ट्रीटी साइन करके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करके। अब इस ट्रीटी में कहा गया कि रघुनाथ राव को पेंशन पे रखा जाएगा, ये अब राज्य कार्य के काम को मतलब ये नहीं देखेंगे, इन्हें पेंशन पे एक जगह रख दिया जाएगा जहां पे अपना एंजॉय करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, बट इन्हें पेंशन प्रोवाइड करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑफिसियल। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अब मतलब इस ट्रीटी में ये कहा गया कि आप किसी भी जो हमारे अलावा जो भी नॉन यूरोप मतलब सॉरी हमारे अलावा जो भी यूरोपियंस यहाँ पे जो भी यूरोपियंस होंगे उनका साथ आप नहीं दोगे, यूरोपियन नेशन का साथ नहीं दोगे। तो ये भी कहा गया ट्रीटी में। लेकिन ये जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी मतलब ब्रिटिश काउंसिल जो बॉम्बे की थी वो इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर देती है और रघुनाथ राव को ये रेफ्यूजी यानी शरण दे देते हैं कि आप रहो हमारे साथ ही, हम करेंगे अभी कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। क्योंकि बंगाल वाले ज्यादा अर्न कर रहे थे, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो इनकी भी ख्वाहिश थी कि ये भी कुछ ऐसा करें कि इनकी भी वाहवाही हो इंग्लैंड में। क्योंकि
यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो रॉबर्ट क्लाइव की बहुत ज्यादा वाहवाही हुई थी वहां पे, तो ये भी चाहते थे कि हमारी भी वाहवाही हो, लेकिन ये ट्रीटी साइन कर ली गई। अब इस ट्रीटी में था कि आप किसी भी अदर यूरोपियन नेशन के साथ कुछ ट्रीटी वगैरह ऐसा साइन नहीं करोगे, उनका साथ नहीं दोगे, बट ये नाना फडणवीस करते क्या है, 1777 में इस ट्रीटी का उल्लंघन कर देते हैं, ये ट्रीटी वायोलेट कर देते हैं। अब ये करते क्या है, फ्रेंच को एक पोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं वेस्ट कोस्ट में। अब ये बात ब्रिटिशर्स को पता लगती है, तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो रिटेलिएट करते हैं। अब ये रिटेलिएशन में अपनी एक फोर्स भेजते हैं मराठा से लड़ने के लिए, वॉर करने के लिए। अब ये जो दोनों फोर्स होती है, यानी इंग्लिश फोर्स और मराठा आर्मी, दोनों आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे, यानी पुणे के बाहरी क्षेत्र में दोनों मिल जाती है, दोनों लड़ना स्टार्ट करती है। तो बेसिकली मराठा आर्मी के पास लोग बहुत ज्यादा थे, इनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बहुत ज्यादा था, यानी हथियार बहुत ज्यादा था। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि मराठा जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही अच्छा थे, मतलब बहुत तगड़ा थे, छिप के वार करने में बहुत ज्यादा तेज थे। करते क्या थे कि किसी वैली या घाटी में आपको घेर लेंगे और वहां पे आप पे अटैक कर देंगे, फिर आपके सप्लाई वगैरह को भी रोक देंगे, तो आपको सप्लाई मिलेगा ही नहीं, आप वार करोगे कैसे। तो इन्होंने भी यही किया। अब ये जो मराठा आर्मी थी, ये इनका नेतृत्व कर रहे थे महादजी सिंधिया, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे, ब्रिलियंट कमांडर थे ये। महादजी सिंधे भी इन्हें कहा जाता है, तो ये बहुत ही ब्रिलियंट कमांडर थे। इन्होंने किया क्या, वही किया, घाट्स में यानी जो माउंटेन पास होती है वहां पे तालेगांव के आसपास में इन्होंने उनको घेर लिया, और इनका जो बेस था, सप्लाई बेस था खोपाली में, उसको, ये जो सप्लाई बेस था उस पर अटैक कर दिया ताकि इनको सप्लाई ही ना मिले। साथ ही साथ इन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी भी अपनाई। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी में बेसिकली होता क्या है कि आप अगर देख रहे हो कि हम हार रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, जिस भी जगह को हम छोड़ रहे हैं उस जगह के जो भी फार्मलैंड्स होंगे उसे जला देंगे, ताकि अगर वहां पे हमारा मतलब इनेमी पहुंचे तो उन्हें कुछ खाने को ना मिले। साथ ही साथ वहां जो कुआं वगैरह होगा उसको हम पॉइजन कर देंगे, उसमें हम जहर मिला देंगे, ताकि अगर वो पानी पिए तो वहीं खत्म हो जाए। तो इस तरह से इन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी भी अपनाया, जो कि मतलब एक सही प्रैक्टिस नहीं होता है, बेसिकली इथिकल नहीं होता है, मगर फिर भी इन्होंने अपनाया। तो ऐसा हुआ। अब ये करते क्या है, ब्रिटिशर्स जब देखते हैं कि हम घिर गए हैं, तो वो तालेगांव की तरफ मूव करते हैं कि अब हम यहाँ से निकले किसी तरह। लेकिन मराठा उन पे अटैक कर देते हैं और विलेज ऑफ वडगांव, यानी वडगांव विलेज के आसपास इन्हें घेर लेते हैं और वहां पे ये सरेंडर कर देते हैं। तो इंग्लिश जो होती है, ब्रिटिशर्स जो होते हैं, वो सरेंडर करती है 1779, यानी 1779 में, मिड जनवरी 1779 में ये सरेंडर कर देती है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन किया जाता है। तो अभी हमने देखा 3 ट्रीटी अभी आ चुका है। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ सूरत, जो कि रघुनाथ राव और बॉम्बे काउंसिल के बीच में साइन करी गई थी। नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ पुरंदर, एक साल बाद ही 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब ये ट्रीटी हुआ 1779 में, ये वडगांव में, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ये भी पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ। अब इसमें ब्रिटिशर्स ने एग्री किया कि ठीक है, जो भी हमने आपके टेरिटरी लिए हैं, लूटे हैं, मतलब एक्वायर किया है, वो हम आपको दे देंगे, फिर आप भी ऐसा ही करो। तो ये ट्रीटी में ऐसा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग फिर से पिक्चर में आते हैं। इन्हें ये कहते हैं कि हम ऐसे कैसे सरेंडर कर देंगे। वॉरेन हेस्टिंग करते क्या है, यहाँ से 3 कमांडर को भेजते हैं, 3 अलग अलग कमांडर को भेजा जाता है, और ये तीनों जो होते हैं, सबसे पहला कमांडर हो गए कर्नल गॉडार्ड। ये गॉडार्ड क्या करते हैं, अहमदाबाद को 1779 में कैप्चर कर लेते हैं, बसीन को दिसंबर 1780 में कैप्चर कर लेते हैं। फिर दूसरा कैप्टन पॉफम को भेजा जाता है, ये ग्वालियर को अगस्त 1780 में कैप्चर कर लेते हैं। और तीसरा जनरल कैमेक को भेजा जाता है, ये सिंधिया को सीपरी में हरा देते हैं फरवरी 1781 में। तो इस तरह से अब यहाँ पे वॉर में होता क्या कि दोनों में से कोई भी डोमिनेटिंग नहीं होता है। बेसिकली मराठा वैसे डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वॉर का कोई कंक्लूजन निकलता नहीं कि कौन जीतते हैं। कुछ टेरिटरी पे इनका कब्जा होता है, कुछ जगह पे मराठास जीतते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे इन्हें आइडिया लग जाता है कि मराठा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इनसे लड़ने का मतलब है केवल अपना नुकसान ही करना, मतलब जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अब होता क्या है कि इसके बाद अब एक ट्रीटी साइन करी जाती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में, और ये ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ में ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है। तो बेसिकली सिंधिया जो होते हैं वो एक नया ट्रीटी प्रपोज करते हैं पेशवा और इंग्लिश के बीच में। तो सिंधिया को मीडिएटर के तौर पे रखा जाता है कि ये इन दोनों के बीच में काम करेंगे, बिचौलिया का काम करेंगे। तो सिंधिया साइन करवाते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि मई 1782 में साइन किया जाता है। और इस ट्रीटी के साथ ही लगभग 20 साल तक
इन दोनों के बीच में शांति स्थापित हो जाती है। 20 साल तक इन दोनों में कोई भी वॉर नहीं होता, क्योंकि इन्हें भी पता चल जाता है कि मराठा भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इनसे लड़ने का कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए लगभग 20 साल तक, जब तक तो नाना फडणवीस थे तब तक तो इन दोनों में वॉर नहीं लड़ी गई, क्योंकि नाना फडणवीस मतलब एक अच्छे लीडर के तौर पे आप उनको समझ सकते हो, वो एक अच्छे लीडर थे, सबको मिला के चल रहे थे फिर भी। लेकिन नाना फडणवीस के बाद फिर इनका बेसिकली डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे। तो अब इस ट्रीटी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता देता हूं। एक तो सालसट्टे जो था वो इंग्लिश ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, सालसट्टे पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाएगा। और बसीन जो है, बसीन मराठा के पास ही रह जाएगा। साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर यानी 1776 में जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था, उसके बाद जिस भी जगह को ब्रिटिशर्स ने अक्वायर किया है वो मराठा को दे दिया जाएगा कि ठीक है वो आपका ही टेरिटरी रहेगा। फिर रघुनाथ राव को यहाँ पे राजकाम जो भी राज्य कार्य था उससे ये निलंबित कर दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप पेंशन लो, आप किसी जगह पे रहो और वहां पे मस्ती करो, अब आपको यहाँ पे कोई भी राजकाम में कोई भी दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो रघुनाथ राव को भी ये कर दिया जाता है और पेशवा उन्हें मेंटेनेंस भेजते हैं, पेंशन दिया जाता है। फिर इंग्लिश जो था वो फिर से वही प्रिविलेज, जो ट्रेड में पहले प्रिविलेज एंजॉय कर रही थी, वही प्रिविलेज अब इसके बाद भी होगा, ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा, ऐसा ट्रीटी में बोला गया। फिर ये भी था कि पेशवा जो होंगे किसी भी अदर यूरोपियन नेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही इन्हें साथ देना है। तो और भी जैसे फ्रेंच हो गए, फिर पोर्टुगीज हो गए या डच हो गए, तो इनमें किसी का भी साथ ही नहीं देंगे, बस ब्रिटिशर्स का ही साथ देंगे। तीसरा यह था कि इनका जो भी अलाइज होगा, यानी पेशवा के जो दोस्त होंगे वो ब्रिटिशर्स के भी, मतलब ब्रिटिशर्स उनसे कुछ वॉर वगैरह नहीं लड़ेगी, और जो ब्रिटिशर्स के दोस्त होंगे उससे पेशवा वॉर नहीं लड़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और महादजी सिंधिया जो थे उनको म्यूचुअल गारंटर के तौर पे रखा गया, ताकि ये जो ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो प्रॉपर्ली फॉलो करे दोनों लोग, पेशवा यानी मराठा और वो भी ब्रिटिशर्स भी। तो ये था अपना फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसे हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।